आगे पढ़ो। परिषद में बहुमत से निर्णय लेने गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की मनाही, अंडरलाइन करो। निजी व्यापार, कोई फालतू के पैसे नहीं खाएगा। यही तो रेगुलेशन थी कि फालतू के पैसे नहीं खाना। तुम्हें याद है जब ये लोग पैसे खाने लग गए थे, वो कोई 2 लाख मांग के ले आता, कोई 4 लाख, कोई कंट्रोल था ही नहीं। अब रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा खबरदार, जो कोई कंपनी का आदमी हमें पर्सनल पैसे खाता मिला, कहाँ तुम्हारी पेशी करवा देंगे? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता। वही काम धेनु गए, वहीं से पैसा निकालते थे ये। नेक्स्ट देखो, पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये पिट नाम के आदमी ने दिया 1784। पहले वाला कब है? 1773। 11 साल बाद आया। पढ़ो। बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इससे को फर्क नहीं पड़ता। आगे पढ़ना। चेन्नई और बंबई की सरकारें, इसको अंडरलाइन करो, अब पूरे कंट्रोल में आ गई। चेन्नई यानी मद्रास और बंबई की सरकारें पूर्णतया बंगाल सरकार के अधीन कर दी गई। किसमें कहा था कि तू थोड़ा सा ऊपर है इनसे? नहीं, किस में? रेगुलेटिंग में। किसमें कहा कि तू ही पावरफुल है मेन? हाँ, अब इन दोनों को कह दिया ये तुम्हारे ऊपर है, हेड है। तो टिक कर लो, पूर्ण रूप से बंगाल सरकार के अधीन। बस पढ़ो। एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, 6 सदस्य रखे गए। राज्य सचिव, वित्त मंत्री, प्रीवी काउंसिल के। छोड़ दो इसको, बस मेन ये है कि पहले में क्या कहा, कलकत्ता में बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसको वहां देखेंगे, यानी अपने ऊपर कंट्रोल था। अगले पिट्स इंडिया में क्या कर दिया कि तू सबसे बड़ा मुखिया है। किसको कह दिया? बंगाल के गवर्नर को ज्यादा पावरफुल बनाया। नेक्स्ट पे आ जाओ। 1786 का अधिनियम कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। कार्नवालिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। अभी ऊपर कौन सा नाम पढ़ा था? हेस्टिंग्स का। अब दूसरा ताकतवर आदमी है कार्नवालिस, बहुत काम किया इन्होंने। को विशेष रूप से परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसने बेटा पुलिस के ऊपर बहुत काम किया था, पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ी पकड़ बनाई थी कार्नवालिस ने। 1793 का चार्टर एक्ट सिर्फ पढ़ लो। 93 में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को आगामी 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। तुम्हें याद है पहले ये महारानी से परमिशन लेके आए थे कि मैडम हम 15 साल व्यापार कर ले, वहां से लिखवाया था ना इन्होंने। कब लिखवाया था? 1600 में। फिर यहाँ आए थे 1608 में। फिर इन्होंने कामकाज शुरू किया था 12 में। तो 15 साल तो तभी हो गए थे भाई, कंपनी के चार्टर को 15 साल 15 में हो गए। फिर बार बार रिन्यू कराते रहे, तो 20 सालों के लिए आगे बढ़वा लिया। आगे देखो अगले पेज पर। गृह सरकार के नियंत्रण बोर्ड के एक सदस्य को इस बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। कुछ टिक नहीं करना, सिर्फ पढ़ो। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा, ये टिक कर लो। अब हमारे रुपए खर्च करने लग गए अपनी सैलरीज में, क्योंकि इनकी हिम्मत बढ़ रही है। अब तक ये अपने अफसरों को तनख्वाह देते थे अपने देश से, लेकिन अब इन्होंने कहा नहीं, इनकी तनख्वाह कहाँ से देंगे? भारत से। तो हमारे ऊपर बिना बात का खर्चा बढ़ा दिया कि तुम दो इन अफसरों की तनख्वाह कितनी बढ़ा दें, देनी हमें पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, अब आ गया काम का 1813। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंडियंस के हम पैसे खा रहे हैं ना, इंडियंस का फायदा करेंगे। कितने लाख रुपए? 1 लाख। इनको पढ़ाएंगे। पढ़ो जरा। कंपनी का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा समझो। ये कंपनी धीरे धीरे बहुत पैसा कमा गई। कौन सी कंपनी? किसको टक्कर देने लग गई थी? अब ऐसा ना हो ना कि महारानी से ज्यादा ही संपत्ति बना ले, तो फिर तो ये सिर पे चढ़ जाएंगे। इसीलिए महारानी ब्रिटेन प्लस वहां की जो संसद थी, उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी का जो एकाधिकार है ना, अकेली ये बड़ी बन गई है, इसके एकाधिकार को छीन लो, इसके काम बाकी लोग भी कर सकें। इसका एकाधिकार समाप्त करने की बात होने लग गई, क्योंकि अगर एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ होगा तो बेटा वो तो सर्वे सर्वा बन के किसी को भी खा जाएगा। अब जैसे हमारे देश में आज देखें, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी पोजीशन नहीं, रियलिटी में कौन है? जिसके पास पैसा है। अंबानी। अंबानी का तुमने यूट्यूब पे अगर देखा हो, उसका अपना एक वंतारा करके पूरा देखा है, पूरा जू, पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या कुछ है। खुद मोदी जी जब वहां गए, उनका कल मैं वो वीडियो देख रही थी, उनकी आंखें खुली रह गई, बेटा कोई जानवर ही नहीं है जो उन लोगों ने वहां ना रख रखा हो। और ऐसा नहीं कि वो जैसे दिल्ली जू में मरियल टाइप के कि मरेंगे अब, इस टाइप के। क्या देखने में लगता है, कितना बड़ा रिसर्च सेंटर, बहुत बेहतरीन टीम। मतलब वो ऐसा फील हुआ कि ये असली राजशाही जीवन, पुराने राजा नहीं थे शिकार शुकुर करते मजे करते, ऐसा टाइप का जीवन आज उनका है। ऐसे कोई भी आदमी एक हद तक जब अमीर होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है राजनीति को। राजनीति का सीधा संबंध पैसों से भी है। यहाँ महारानी को ये बात फील होने लगी कि कहीं ये इतने रुपए ना कमा लें कि कल को ये हमारे ही सिर पे बैठ जाएं,
इसलिए टाइम टू टाइम इनकी थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए। उन्होंने कहा कंपनी का क्या खत्म करवा दो, बाकी लोगों को भी आने दो बिजनेस में। अगर मोनोपोली है तो अपने आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। कंपनी ने कुछ साल हाथ जोड़ के कहा जी कुछ व्यापार हमारे रहने दो, जैसे एक तो चाय का व्यापार, इस पे हमारा एकाधिकार छोड़ दो। चाय बहुत बड़ा बिजनेस था और हम सब जानते हैं चाय के प्रोडक्शन में आज हम और श्रीलंका, हमारे आसपास की बेल्ट दुनिया में नंबर 1 है प्रोड्यूसर में। हमें चाय की कोई समझ नहीं थी, चाय को उगाना, चाय को बनाना, बेचना सब हमें अंग्रेजों से पता चला। आज 2025 में चाय के बड़े प्रोड्यूसर्स में हमारा पड़ोसी श्रीलंका और हम गिने जाते हैं। हम प्रोड्यूसर हैं, हम कंज्यूमर दुनिया के सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है चाय का भारत की जनता। यहाँ देखा नहीं, हर किसी को चाय का चस्का लगा हुआ है। ये चाय, इतने लोग हैं, इतने लोग एक एक कप भी पिएंगे तो कितनी पी गए, और यहाँ लोग दो दो चार चार पांच पांच कप भी पी जाते हैं। तो हमारी बराबरी चाय के पीने में कोई नहीं कर पाएगा। श्रीलंका प्रोड्यूसर है, हम दोनों को ही नहीं पता था चाय क्या होती है। किसने इंट्रोड्यूस कराया, हमारा इंट्रोडक्शन कराया इसने। इसने उस टाइम पे कहा कि चाय पे मेरा एकाधिकार छोड़ दो, बाकी सब में ठीक है, बाकियों को भी आने का अवसर दूंगा। वही बता रहे हैं कि इन्होंने कहा इसका एकाधिकार खत्म करो, तो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लो। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। बाकी मसाले हैं, कपड़े हैं, बाकी सामान भी तो था, उस पे बाकी भी आ गए कॉम्पिटिटर। लेकिन किन चीजों पर इसका रहा, एक चाय और एक चीन के साथ। चीन के साथ क्या, ब्रिटेन का ऐसा ही रिश्ता था जैसा हमारे साथ था। हमारे साथ क्या रिश्ता था इनका, कंट्रोल का। इन्होंने क्या बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वहां इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बनाया। चीन बहुत समझदार था, चीन ने बहुत शुरू में क्लियर कर दिया मेरे यहाँ व्यापार कर लो, लेकिन बाहर रहना, देश में एंट्री नहीं देंगे। कुछ जगह बता दी, यहाँ यहाँ से सामान मिल सकता है, यहीं से लौट जाना, मेरे घर के अंदर मत आना। हमारी गलती क्या रही, हमने इनको अपने सिर पे बैठा लिया। हम तो रेजिडेंट अपने बिल्कुल साइड में बैठाते थे। हमने इन लोगों से मदद तक मांगी जब हमारी लड़ाइयां होती थी ना। जब पेशवा वाले वो 5 नहीं लड़े थे आपस में, तो उनमें से भाग के 2 तो इसी के पास चले गए, ब्रिटिशर्स जी हमारी मदद कर दो। हमारी सबसे बड़ी गलती रही, हम इनका हाथ पकड़ के अपनी राजनीति के अंदर घर तक ले आए। हम जब लड़े आपस में तो हम में से किसी एक ने जाके इनका हाथ पकड़ लिया, इनको हमारे घर में एंट्री का रास्ता मिल गया। चीन शुरू से क्लियर था, मैं लड़ूं मैं मरूं अंदर अपने देश के, तुम बाहर रहना, तुम्हारा काम सिर्फ व्यापार का है और ये व्यापार बाहर से होगा। इसीलिए चीन की न संस्कृति पे असर आया, न चीन के पहनावे पे असर आया, न उनकी जबान पे असर आया। आज भी दुनिया में सबसे बड़ी भाषा मंदारिन है, चाइनीज का ही तो ग्रुप है। हमारी हिंदी अगर हम देखें, इंडिया की कितनी बड़ी आबादी हिंदी बोलती है, 44% तो पहली भाषा बताते हैं, 70% कहते हैं पहली और दूसरी में से है। अगर हम अपनी आबादी का 70% ये मानते हैं हिंदी यूज करता है, तो हिंदी काफी बड़ी भाषा होनी चाहिए। लेकिन हिंदी को बहुत लोग बायकॉट टाइप की स्थिति में रखते हैं, और इसीलिए हमारे ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ा। किन लोगों का, अंग्रेजों का। चाइनीज लोगों ने पहले ही क्लियर कहा कि भाई बाहर रहना, व्यापार कर लो, पैसा कमा लो, लेकिन घर के अंदर मत आना। हमने अपने सिर पे बैठा लिए, इनके कपड़े हमने, इनके खाने हमने, इनका कल्चर हमने, इनकी सोच विचारधारा। इसीलिए आपके धर्म में भी घुस गए, आपकी राजनीति में भी घुस गए, और देश तो इन्होंने फिर कैप्चर कर ही लिया। पढ़ के देखो आगे। तो चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार। भारत में ईसाई धर्म, तो आपके तो धर्म में भी आ गए, अंडरलाइन कर लो, ईसाई धर्म। मैंने बताया था ना वो मिशनरी, इनके पादरी जा जाके वो करते थे। ईसाई धर्म के प्रचार हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था कर दी कि और तनख्वाह किसके देश से देंगे, हमारे, पैसे हमारे खर्च करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार अपना करेंगे। 1 लाख रुपए, इसको अंडरलाइन करो, वार्षिक भारतीयों की शिक्षा में सुधार के लिए, साहित्य में सुधार। ये हमारा क्या सुधार करेंगे इन्होंने साहित्य के नाम पे, याद है क्या कहा था कि हमारे यूरोप की लाइब्रेरी की एक शेल्फ के एक कोने में तुम्हारा साहित्य आ जाए। ये हमारा क्या साहित्य सुधारेंगे, पढ़ो आगे। पुनरुत्थान और भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की प्रगति के लिए खर्च करने का प्रावधान किया। तुम्हें बहुत साइंटिफिक अप्रोच वाली लोग बनाएंगे, नहीं, ये तो साइंस बस इतनी पढ़ाएंगे ताकि तुम अंधविश्वास से बच जाओ, तुम वो नाव में बैठ के और पानी को पार करने को गलत ना मानो, इतना साइंस पढ़ा देंगे। नेक्स्ट देखो, कंपनी को आगामी 20 वर्षों हेतु भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण में अधिकार दे दिया गया।
मेन है इनका एक तो एकाधिकार समाप्त, किस चीज पर? चाय और चीन के साथ, कि और लोग भी, इन्होंने कहा भाई ये छोड़ दो, बाकी सब पे हम शेयर कर लेंगे। कितने लाख रुपए की बात की? कौन से धर्म के लोगों की एंट्री करवा दी? ये 1813 में कानूनन हो रहा है ये काम। आगे पढ़ो, 33 का चार्टर एक्ट, कंपनी के चार्टर का 20 सालों के लिए नवीनीकरण कर दिया गया। चार्टर एक्ट कितने कितने साल के लिए था? 20 साल, टिक कर लो 20 साल। फिर पढ़ो, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, किन दो चीजों में एकाधिकार था? एक चाइना और एक चाय में, अंडरलाइन करो, चीन और चाय के विषय में भी पूर्णतः समाप्त। यानी 13 में इन्होंने कहा था जी हमें छोड़ दो, दो चीजें हमारी, बाकी सब हम शेयर कर लेंगे। 35 में कहा ये दो चीजें भी खत्म कर रहे हैं, चीन के साथ भी और चाय में भी, समाप्त कर दिया गया। कंपनी को व्यापारिक कार्य शीघ्र से शीघ्र बंद करने का आदेश दे दिया। यानी कंपनी को कह दिया कि तुम फालतू के काम मत करो, और अब बाकी कंपनी भी आएंगी हमारी देश की तुम्हारी बराबरी पर। नेक्स्ट पढ़ना, इस अधिनियम से भारत में यूरोपीय लोगों को रहने की, संपत्ति अधिग्रहण करने की और व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, उन्होंने कानून बना लिया कि तुम यहाँ चाहे रहो, संपत्ति खरीदो, तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी। जो तुम्हारे पैसे बचते हो ना, उसे यहीं पे प्रॉपर्टी खरीद लो, यानी चाहो तो यहाँ बस जाना, एक तरह से दूसरे देश में इतनी हिम्मत दिखा दी। नेक्स्ट पढ़ना, इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशी प्रजा को, यानी हम लोगों को, अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान पर, पद पर या सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये दिखा रहे हैं कि देखो हम तो तुम सबको बराबर समझते हैं, तुम कहीं पैदा हुए, किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, किसी जेंडर के हो, हम तुम्हें अपनी सेवाओं में बराबरी पर रखेंगे। इसीलिए सैनिकों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, ब्राह्मण भी थे, शूद्र भी थे। इन्होंने ये बात ये कही कि देखो हम तो बराबरी पे विश्वास करते हैं, तुम्हारी सेना में कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट पढ़ना, इस एक्ट द्वारा बंगाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, पहले क्या थे? 3 गवर्नर, फिर बंगाल वाला बना गवर्नर जनरल, अब बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी पोस्ट थी। कौन था ये आदमी? विलियम बेंटिक, पहला आदमी, लिख लो यहाँ, शायद दिया ना हो, लिख लेना, विलियम बेंटिक, फर्स्ट जीजीआई था वो तुम्हारा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक्चुअली था तो बंगाल का, फिर बन गया इंडिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला, गवर्नर जनरल के सभी कानून अब अधिनियम कहलाने लगे, जो पहले विनियम कहलाते थे। अधिनियम, आज भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना हम, एक्ट बड़ी चीज थी। प्रशासन और वित्त संबंधी, पैसों संबंधी सभी शक्तियां सपरिषद गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। पैसे की पावर भी, मतलब पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर दी इस आदमी की। समस्त कानूनों को संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग, अंडरलाइन करो, विधि आयोग, कानूनों का एक आयोग बना दिया। और मैकॉले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैकॉले को इस विधि आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। एग्जाम में आ जाएगा,